तो ध्यान से सुनते जाइएगा। टॉपिक आपका है कंजप्शन फंक्शन का। और कंजप्शन फंक्शन का टॉपिक है, काफी थ्योरीज भी आती है इसमें। फेमिलियर टॉपिक है, आपने पहले भी पढ़ रखा है टॉपिक। और कुछ मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ। ये इस टॉपिक में क्या क्या आपने करना है। कुछ थ्योरीज आपके पास यहाँ आएंगी, और उन थ्योरीज में मेन थ्योरीज जो होगी बता देता हूँ। केन्स की थ्योरी होगी, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, एक रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। इंपॉर्टेंट टॉपिक इसलिए बनता ही है कि ये चारों हाइपोथेसिस कभी भी खाली नहीं जाती है। कोई ना कोई क्वेश्चन इन हाइपोथेसिस से हर एग्जाम में पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जी, इससे पहले कि हम इन हाइपोथेसिस का जिक्र करें, हम थोड़ा कंजप्शन फंक्शन के बारे में जान लेते हैं। होता क्या है, इसमें कौन सी कंसेप्ट आती है, किन कंसेप्ट को इसमें हम इंक्लूड करते हैं। तो सिंपल सी कंसेप्ट हमने पढ़ी है कि कंजप्शन इज द फंक्शन ऑफ इनकम ऑलवेज। उपभोग और आय में जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, उसको कंजप्शन फंक्शन कहा जाता है। और कंजप्शन फंक्शन का मतलब कि इनकम के डिफरेंट लेवल से उन पर हम कितना कंजप्शन करते हैं, उपभोग कितना करते हैं। तो किसी भी कंट्री या उसकी कंजप्शन को डिटरमाइन करने वाले अनेक फैक्टर्स होते हैं, बहुत सारे फैक्टर होते हैं। और केन्स के अकॉर्डिंग एक कंट्री, उसमें कंजप्शन को डिटरमाइन करने वाला सबसे बड़ा फैक्टर वो इनकम होती है। केन्स का अगर हम कंजप्शन फंक्शन लें, C इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। ए यहाँ पर ऑटोनोमस कंजप्शन है, ऑटोनोमस कंजप्शन जो इनकम पर डिपेंड नहीं करता। और बी वाई वो कंजप्शन है जो इनकम पर डिपेंड करता है। वाई स्टैंड फॉर इनकम, बी स्टैंड फॉर एमपीसी। आई रिपीट, ए है ऑटोनोमस कंजप्शन, और बी है वो कंजप्शन के स्लोप को बताता है, कंजप्शन के स्लोप को, जिसको हम एमपीसी बताते हैं। तो बहुत सारी इंपिरिकल स्टडीज हुई है, उन इंपिरिकल स्टडीज के बेस पर कंजप्शन फंक्शन जो बनता है, ये तो शॉर्ट टर्म का कंजप्शन फंक्शन हो जाता है, लेकिन बहुत इंपिरिकल स्टडीज है। उन इंपिरिकल स्टडीज के बेस पर कंजप्शन फंक्शन सी इज इक्वल टू बी वाई, ये कंजप्शन फंक्शन बनता है। तो ये क्लियर है कि कंजप्शन फंक्शन में, इस कंजप्शन फंक्शन में जो कांस्टेंट है ए वो नहीं है। और रियल में लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन यही होता है, सी इज इक्वल टू बी वाई। जो केन्स ने दिया था वो शॉर्ट रन फंक्शन ए प्लस बी वाई। तो लॉन्ग रन, हम शॉर्ट रन में तो ऐसा हो सकता है कि बिना इनकम से हम सेविंग से या कहीं उधार लेके कंजप्शन कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और लॉन्ग रन में हमारा पूरा कंजप्शन है वो इनकम पर ही डिपेंड करता है। वो कंसेप्ट आती है कंजप्शन की, जिनको आपने पहले भी पढ़ रखा है, एपीसी और एमपीसी, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। एपीसी और एमपीसी, इन दोनों में डिफरेंस करना जरूरी इसलिए होता है, ये कंसेप्ट ही आगे ये डिटरमाइन करती है कि कंजप्शन फंक्शन है वो किस तरीके से चलेगा। एपीसी अपनी इनकम में से टोटल कितना कंजप्शन करता है, और इनकम जब चेंज होती है तो कंजप्शन में कितना चेंज होता है, वो एमपीसी। एपीसी और एमपीसी, अगर हम कंजप्शन को सिर्फ ये माने कि ये इनकम का फंक्शन है, और हम लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन को देखते हैं, तो हमारे पास ये कंजप्शन फंक्शन बनता है। ये लॉन्ग रन कंजप्शन कि जब अगर वो सिर्फ इनकम पर डिपेंड हो तो ये अपने पास बनता है। और अगर हम ए प्लस बी वाई को लें, तो हमारे पास जो कंजप्शन फंक्शन बनेगा, ये इनकम का अगर आप लेते हैं तो ये कंजप्शन फंक्शन आपने जो पढ़ा है वो ये कंजप्शन फंक्शन होता है, जिसको इनकम जीरो होने पर भी कुछ कंजप्शन होता है, ये ए होता है। ये कंजप्शन फंक्शन बनता है सी इज इक्वल टू ए प्लस बी वाई। और ये अगर आप इसको लिखेंगे, सी इज द फंक्शन ऑफ इनकम, ओनली इनकम, ये आपके इनकम के रहता है, और ये इस स्टेज पर रहता है। एपीसी एमपीसी है वो बहुत
इफेक्ट डालती है। जितनी थ्योरीज है उन थ्योरीज में एपीसी एमपीसी उन्हीं के अकॉर्डिंग ही शो करना है आपने कि किस तरीके से इन दोनों में कहाँ ये दोनों बराबर होती है, कहाँ ये कम होती है, वो सारा सिस्टम आपने करना है। तो एपीसी आप याद रखिएगा ये, और ये एमपीसी का। जैसे ये एपीसी और एमपीसी है वैसे ही सेविंग की कंसेप्ट भी आती है। एपीएस और एमपीएस, सेविंग का मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कंजप्शन के साथ सेविंग ऑलवेज ऐड होती है। हम अपनी इनकम का या एक पार्ट या तो कंजप्शन करते हैं या फिर उस पार्ट को हम सेविंग में डाल देते हैं। तो सेविंग का आप रखिएगा एपीएस और एमपीएस। एपीएस एस अपॉन वाई और एमपीएस है वो चेंज इन एस अपॉन चेंज इन वाई। एंड यू नो दैट एपीसी plus APS is equal to 1. It means APS is equal to 1 minus APC. Here one total income, या तो आप उसमें से कंजप्शन कर लेते हैं या फिर आप उसमें से सेविंग कर लेते हैं और दोनों का टोटल है वो 1 बनता है। ऐसे ही आप इस चीज को ऐसे बता सकते हैं, एमपीसी और एमपीएस भी 1 होता है। ये कुछ नया नहीं बता रहा हूँ आपको, ये सारी कंसेप्ट आपने पढ़ रखी है। मैं सिर्फ आपको ये चीज रिवाइज करवा रहा हूँ कि ये ऐसा सिस्टम, क्योंकि जो थ्योरीज हम करने वाले हैं उन थ्योरीज के लिए आपको एपीसी एमपीसी ये सारा सिस्टम आपको पहले से पता होना चाहिए। तो दोनों का ये टोटल इसके बराबर होता है। अब बहुत सारे फैक्टर ऐसे होते हैं जो कंजप्शन है उस पर इफेक्ट डालते हैं। कंजप्शन पर काफी फैक्टर वो इफेक्ट डालते हैं। तो वो फैक्टर्स कौन से होते हैं, राइट सब बता देता हूँ आपको। जैसे आपको इन फैक्टर्स को हम ना दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक तो सब्जेक्टिव होता है और एक ऑब्जेक्टिव होता है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दो टाइप के फैक्टर होते हैं। इनमें वो उद्देश्य शामिल कर लिए जाते हैं जो लोगों को अपनी इनकम में से कुछ भाग बचाने के लिए इंस्पायर करते हैं। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों में ही आप, सब्जेक्टिव मेनली वो पार्ट सारे इसमें एंटर करते हैं जो लोगों को अपना कुछ पार्ट बचाने के लिए इंस्पायर करते हैं। और कुछ ऑब्जेक्टिव भी होते हैं, कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं, वस्तु परक तत्व कहते हैं इसको। मान लीजिए कुछ ऐसा है, अचानक से आपको लाभ या हानि हो जाती है। अचानक से अगर आपको लाभ होता है, अचानक से आपको हानि होती है, आपकी कंजप्शन पर वो इफेक्ट डालता है। सरकार की पॉलिसी, सरकार की फिजिकल पॉलिसी वो आपके कंजप्शन पर इफेक्ट डालती है। टैक्सेस बढ़ा दे, आपका कंजप्शन उसी अकॉर्डिंग चलने लगता है। सब्सिडी बढ़ा दे, उसके अकॉर्डिंग चलने लगता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो आपके कंजप्शन पर इफेक्ट डालता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए इफेक्ट डालता है ना, आपने ये चीज पढ़ रखी है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट का इफेक्ट है वो सेविंग पर पड़ता है। जैसे रेट ऑफ इंटरेस्ट इंक्रीज होता है, हम कंजप्शन की बजाय सेविंग को इंक्रीज करना शुरू कर देते हैं। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी आपकी कंजप्शन पर इफेक्ट डालता है। प्राइस है वो आपकी कंजप्शन पर इफेक्ट डालती है। प्राइस अगर प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो लोगों की प्रोपेंसिटी चेंज हो जाती है। कीमतें बढ़ने पर देश में इन्फ्लेशन की स्थिति आ जाती है। और वो जो इन्फ्लेशन की स्थिति आती है तो लोगों को अपना जीवन निर्वाह करने के लिए, उस सब्सिस्टेंस लेवल पर रुकने के लिए अपनी इनकम का बहुत सारा पार्ट उस पर खर्च करना पड़ता है। तो वो भी आपके कंजप्शन पर और सेविंग दोनों पर इफेक्ट डालती है। जो जितने फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ ये कंजप्शन और सेविंग दोनों पर इफेक्ट डालते हैं। कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है फ्यूचर के लिए। उन एक्सपेक्टेशन से, मान लो कि आपको अभी लग रहा है जैसे कोरोना का सिस्टम चल रहा है और एकदम से आपको लग रहा है कि लॉकडाउन लग सकता है, तो आपका कंजप्शन ऑटोमेटिकली चेंज होता है। आपका इनकम का एक पार्ट है वो सेविंग की बजाय कंजप्शन पर आप गुड सर्विसेज स्टॉक करना शुरू कर देते हैं। या फिर आपको लगेगा कि हाँ अभी लॉकडाउन लगेगा और प्राइसेस है वो राइज होने वाली है, तो आप पहले से ही अपने अपना बहुत पार्ट है वो इनकम पर खर्च करके उसका सेविंग कम करे, कंजप्शन को इंक्रीज, यानी एक्सपेक्टेशंस आपको लग जाए युद्ध होने वाला है ऐसी कुछ स्थिति आपके साथ, तो वो सारी चीजें कंजप्शन पर इफेक्ट डालती है। ये कंजप्शन फंक्शन का बेसिक का जो मैंने आपको बताया, थ्योरीज को हम शुरू करेंगे। और केन्स की दो थ्योरीज आपने यहाँ कर, एक केन्स का बहुत फेमस लॉ आता है, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन। ये आपने सुना होगा, आपने पढ़ा भी होगा, साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन, केन्स का उपभोग का मनोवैज्ञानिक नियम। इस लॉ को फंडामेंटल लॉ भी कहा जाता है, याद रखिएगा, फंडामेंटल लॉ भी इसको कहा जाता है। साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजप्शन या फंडामेंटल लॉ ऑफ कंजप्शन।
मनोवैज्ञानिक नियम या आधारभूत नियम। सिंपल सी बात है, कोई नई बात तो है नहीं इसमें, लेकिन क्योंकि केन्स ने शुरू में इस बात पर गौर कर लिया, तो उसने एक लॉ बता दिया जो सबकी लाइफ में अप्लाई होता है कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती है कंजप्शन बढ़ता है, और इनकम बढ़ेगी कंजप्शन और बढ़ता जाएगा। लेकिन कंजप्शन के बढ़ने की जो प्रवृत्ति होगी वो इनकम से कम होती है। कंजप्शन आपका जरूर बढ़ता है, ये जो सिस्टम है ना, ये केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ है। सिंपल सी बात, ये इनकम और ये कंजप्शन, बहुत कुछ इस बारे में बोलने की जरूरत नहीं है। ये पूरा ला ये केन्स का साइकोलॉजिकल है कि आपकी इनकम जैसे जैसे बढ़ेगी कंजप्शन इंक्रीज होगा बट लेस देन इनकम। ये और ये पार्ट है, ये सेविंग में जाना शुरू हो जाता है। ये इसने बताया इसके लिए। आपकी जो एमपीसी है वो ऑलवेज 0 से ज्यादा रहती है। आप खर्च तो करेंगे उसमें, ऐसा नहीं है कि आप सारा पैसा बचा लेंगे, आप खर्च तो करेंगे उसमें, लेकिन लेस देन 1। आप कुछ खर्च करते हैं, कुछ पैसा वो सेव कर लेते हैं। तो ये जिन मान्यताओं पे डिपेंड करता है वो ये है कि किसी भी टाइप का कोई साइकोलॉजिकल चेंज नहीं आना चाहिए, आपकी साइकी में चेंज ना आए, कोई इंस्टीट्यूशनल चेंज नहीं आना चाहिए, नॉर्मल कंडीशंस इकोनॉमी में होनी चाहिए, युद्ध जैसी स्थितियां ना हो। और ये ला है वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पर ही अप्लाई होता है, पूंजीवादी एक अर्थव्यवस्था है। हालांकि केन्स वो लेजिस्फेयर पॉलिसी को केन्स है ना, उसने तो ये माना कि सरकार को इंटरफेयर करना ही चाहिए, लेकिन ऐसी स्थिति है वो उसमें सिर्फ इसने कहा कि सरकार कम से कम इंटरफेयर करे, अगर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है तो वहां पर ये लॉ अप्लाई होता है। तो ये मेन चीज है। एक बात आप केन्स की थ्योरी में आप जरूर सुनिएगा, और इस बात को ध्यान से सुनिए क्योंकि ये रियल में अप्लाई होता है। ये ये नियम बताएगा कि इनकम जैसे इंक्रीज होती है कंजप्शन फंक्शन स्थिर रहता है, कांस्टेंट। कंजप्शन फंक्शन इज स्टेबल। इसका मतलब लोग अपनी बढ़ी हुई जो इनकम है उसमें उसकी अपेक्षा कम खर्चा करते हैं, जबकि इस कमी को पूरा करने के लिए एक काम और करना पड़ेगा, और वो काम होता है इन्वेस्टमेंट। इनकम आती है प्रोडक्शन से, यानी इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम के लिए एएस इज इक्वल टू एडी होना चाहिए। लेकिन केन्स का साइकोलॉजिकल लॉ ये कहता है कि लोग डिमांड कम करते हैं, कंजप्शन कम करते हैं, इसका मतलब उनका कुछ प्रोडक्ट बिना बिके रह जाता है। अगर ऐसा हुआ, बाई चांस ऐसा हुआ एडी एएस के इक्वल नहीं हुआ, तो इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, लोगों के पास और पैसा कम होगा, वो और डिमांड कम, प्रोडक्शन कम हो जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आएगा, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ये चीजें इकोनॉमी में इंटरफेयर करना शुरू कर देती है, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। इसलिए केन्स का सुझाव है कि इस कमी को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट इंक्रीज किया जाए, निवेश को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। अगर आप कंजप्शन इतना नहीं बढ़ रहा है तो आप निवेश को बढ़ाइए ताकि एडी इंक्रीज हो, और इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट बढ़े, प्रोडक्शन बढ़े, और लोग हैं वो काम पर लगेंगे, तो उनकी एमपीसी भी धीरे धीरे, इनकम बढ़ेगी, एमपीसी धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। तो ये मेन बात है, इन्वेस्टमेंट को बहुत इंपॉर्टेंट रोल बताता है ये। तो ये कुछ केन्स के साइकोलॉजिकल लॉ है उसका समराइजेशन है, आप इस चीज को याद रखिएगा, बाकी अपनी बुक से पढ़ लीजिएगा। कुछ थ्योरीज आती हैं, अब आप थोड़ा सा और गौर से पढ़िएगा इन थ्योरीज को। और थ्योरीज आती है, अब ये तो केन्स का साइकोलॉजिकल आता है, ये भी आप थ्योरीज में वो आप इंक्लूड कर सकते हैं। तो 4 हाइपोथेसिस मैंने आपको बताई थी, हम 2 हाइपोथेसिस आज करते हैं, 2 हम नेक्स्ट डे करेंगे। तो उन हाइपोथेसिस में पहली हाइपोथेसिस कह सकते हैं, आप उसको थ्योरी कह सकते हैं, केन्स थ्योरी ऑफ कंजप्शन, या केन्जियन हाइपोथेसिस ऑफ कंजप्शन, या आप इसको कह सकते हैं एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस। एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस 1936 में जनरल थ्योरी इसने दिया था, और केन्स ने जो मेन बात थी उसने एक्सेप्ट किया
कि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेल्थ उसको शामिल करते हुए, यस क्या है सर ये 1986 में किसने दिया सर ये? केन्स का है ना, 86 नहीं है, 36। ओके सर ओके। हाँ 36 नॉट 86। तो इस थ्योरी, इस हाइपोथेसिस की जो मेन कंसेप्ट है, वो मेन लाइन है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट और वेल्थ इसको शामिल करते हुए अनेक फैक्टर, आप दो चीजों को शामिल किया इसने, रेट ऑफ इंटरेस्ट को और वेल्थ को, और अनेक ऐसे व्यक्तिगत और वस्तुगत तत्व होते हैं, ऐसे अनेक फैक्टर होते हैं जो उपभोग व्यय के स्तर को प्रभावित करते हैं, कंजप्शन लेवल है उस पर इफेक्ट डालते हैं। किंतु केन्स ने इस बात पर जोर दिया कि आय के वर्तमान स्तर पर एक व्यक्ति या समाज का उपभोग है वो निर्भर करता है। मैं ये लाइन रिपीट कर रहा हूँ, पूरी हाइपोथेसिस की मेन लाइन है कि एक व्यक्ति या समाज का उपभोग व्यय, उसका कंजप्शन फंक्शन उसकी वर्तमान आय पर और खुद की इनकम पर डिपेंड करता है। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? निरपेक्ष और सापेक्ष दो थ्योरी करने वाले ना, तो निरपेक्ष और सापेक्ष का सिंपल मतलब, निरपेक्ष का मतलब खुद पर डिपेंड करता है, सापेक्ष का मतलब हम दूसरे के साथ उसको कंपैरिजन कर रहे हैं। तो निरपेक्ष सिद्धांत का मतलब यही हुआ कि कुल उपभोग की मात्रा वो मेनली इनकम है उस पर डिपेंड करती है, और वो इनकम भी खुद की, दूसरों की इनकम को नहीं देखते होते। तो कुछ बातों को इसने उल्लेख किया, कुछ बातों को इसने बताया। जो पहली बात केन्स ने यहाँ बताई थी वो ये बताता कि उपभोग व्यय आपकी एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड करता है, निरपेक्ष आय पर, और इसका वो पॉजिटिव फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड करता है, और कंजप्शन एब्सोल्यूट इनकम का पॉजिटिव फंक्शन होता है। इसका मतलब अगर आपकी एब्सोल्यूट इनकम बढ़ती है, कंजप्शन भी इंक्रीज होगा। किसी भी एक टाइम पीरियड में किसी भी व्यक्ति की इनकम जितनी ज्यादा होगी, उस अवधि में उसका उपभोग व्यय उतना ही ज्यादा होने की संभावना होती है। आपकी इनकम जितनी बढ़ेगी, आपका कंजप्शन उतना ही ज्यादा होता है। या आप ये कह सकते हैं कि फिक्स टाइम पीरियड में जो गरीब व्यक्ति है उनकी अपेक्षा धनी व्यक्ति है, उनके उपभोग करने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है। हालांकि मैं एमपीसी की बात नहीं कर रहा, जो हम पढ़ते होते हैं कि एमपीसी है वो गरीब लोगों की ज्यादा होती है और अमीरों कम होती है, वो अलग बात होती है, वो इनकम चेंज होने पे होती है। लेकिन एब्सोल्यूट इनकम तो सिंपल है, जितना आपके पास इनकम है उतना आप खर्च करेंगे। और गरीब लोगों के पास इनकम कम है तो कम खर्च करते हैं, अमीर लोगों के पास इनकम ज्यादा है वो ज्यादा खर्च करते हैं। तो गरीब लोग हैं वो कहाँ से खर्च करें जब जब उनके पास इनकम ही नहीं है। और दूसरी बात, मेन बात, पहली बात तो ये बता, दूसरी बात ये कि कंजप्शन फंक्शन या कंजप्शन एक्सपेंडिचर का इनकम के साथ प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता है, अनुपातिक संबंध नहीं होता, प्रोपोर्शनल रिलेशन नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग आय में वृद्धि होने के साथ साथ आय का अपेक्षाकृत कम अनुपात खर्च किया जाता है। यह केन्स ने साइकोलॉजिकल लॉ में बताया, और यहाँ ये क्वेश्चन बन जाता है, आप इसको याद रखिएगा। उसने साइकोलॉजिकल लॉ में भी यही कहा और यहाँ भी ये कहता है कि इनकम है उसका सारा पार्ट ऑफ खर्च नहीं किया जाता। प्रोपोर्शनल रिलेशन का मतलब ये हो ना कि आप वो सेम चीज चलती है बार बार, और वो जितनी इनकम होगी आप उसको खर्च करते जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। तो यहाँ फिर दोनों चीजों को केन्स ने उठाया, एपीसी और एमपीसी को। और जो कंजप्शन है वो ए प्लस वाई डी वाई, वाई डी, वाई की बजाय मैं वाई डी ले रहा हूँ यहाँ पे। देयर इज डिफरेंस बिटवीन वाई एंड वाई डी। हमने एक और कंसेप्ट में भी इसको किया था। वाई अपनी अगर इनकम है तो वाई है, वाई डी है वो डिस्पोजेबल इनकम है जिसको खर्च किया जा सकता है। अब दोनों में रिलेशन क्या है एमपीसी और एपीसी का, यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, एक आध क्वेश्चन आपके पास निकल के आ सकता है कि इनकम जैसे जैसे आपके पास बढ़ेगी। अब यहाँ केन्स ने थोड़ा सा एपीसी और एमपीसी को लेके बताया, एपीसी और एमपीसी को दोनों कंसेप्ट को लिया है। पहली बात उसने ये कही थी कि कंजप्शन है वो आपकी एब्सोल्यूट इनकम पर डिपेंड करता है, और दोनों में रिलेशन पॉजिटिव होता है। इनकम बढ़ने पर आपका कंजप्शन फंक्शन है वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर वो बढ़ता रहता है। आपकी इनकम जितनी ज्यादा होगी उस खास टाइम पीरियड में
आपका कंजप्शन है वो भी ज्यादा होता जाता है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इस चीज को समझने की कोशिश करिएगा कि इनकम अगर आपकी ज्यादा होती है, इसके साथ साथ एपीसी कम होती जाती है। इनकम जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे आपकी एपीसी कम होती जाती है, इसलिए एमपीसी एपीसी की अपेक्षा कम होती है। इनकम बढ़ती है तो एपीसी भी कम होती है, एमपीसी तो ऑलरेडी कम होती है क्योंकि आप सेविंग का पार्ट है वो बढ़ाना शुरू कर देते हैं। एपीसी कम, ये रिलेशन याद रखिएगा केन्स के अकॉर्डिंग, एमपीसी इज ऑलवेज लेस देन एपीसी। ये आप इसमें याद रखिएगा। रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस में जब भी आपसे पूछा जाता है ये पार्ट आप जरूर याद रखिएगा कि इन दोनों में ये रिलेशन होता है। दोनों ही घटती है, एपीसी भी कम होती है और एमपीसी भी कम होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, दोनों ही बढ़ती है। यानी आप ये क्वेश्चन भी आप याद रख सकते हैं, यहाँ पर भी दोनों पर ये लॉ अप्लाई होता है कि एपीसी और एमपीसी दोनों पर ये लॉ अप्लाई होगा कि दोनों में ही ह्रासमान डिमिनिशिंग लॉ अप्लाई होता है। और ये चीज, ये जो अजम्पशन है एमपीसी घटती है एपीसी घटती है, ये अजम्पशन केन्स के इनकम और एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का बहुत बड़ा पार्ट है। अगर आपने इसकी एम्प्लॉयमेंट थ्योरी पढ़ी है केन्स की, तो एपीसी का घटना एमपीसी घटना इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का बड़ा पार्ट। तो आय में वृद्धि होती है, उसके साथ साथ जो नेशनल इनकम है उसमें सेविंग का पार्ट बढ़ना शुरू कर देता है, सेविंग बढ़ना शुरू कर देती है, इसलिए एपीसी भी कम हो जाती है और एमपीसी कम हो जाती है। इसलिए एम्प्लॉयमेंट थ्योरी का इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए माना जाता है, जो जिसका जिक्र मैंने अभी पहले भी किया था, कि जैसे जैसे सेविंग बढ़ना शुरू कर देती थी इकोनॉमी के लिए खतरा बन जाता है, इसलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपको उस कंजप्शन को, उस एग्रीगेट डिमांड को बनाए रखना है, आपको ये एम्प्लॉयमेंट को बनाए रखना है, आपको प्रोडक्शन को बनाए रखना है, तो इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि लोगों की जरूरतें पूरी होती जाती है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी उनकी एमपीसी कम होती जाती है, वो लोग बचाना शुरू कर देते हैं। उस पैसे को किसी तरीके से निकाल कर इन्वेस्टमेंट में लगाना है, एडी को इंक्रीज करना है, तो इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट आएगा। अगर ऐसी स्थिति नहीं की आई, आपने इसको इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाया और कंटिन्यूस सेविंग बढ़ती है, और जो स्थिति इकोनॉमी में आएगी उस स्थिति को इसने सेक्युलर स्टैग्नेशन कहा है, दीर्घकालीन स्थितिकता। क्योंकि अगर सेविंग कंटिन्यू बढ़ती है और लोगों ने कंजप्शन कम करते गए तो एडी इंक्रीज नहीं हुई, तो इकोनॉमी में ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी किसी को काम नहीं मिल रहा है, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रहा है, प्रोडक्शन नहीं होना है, और मंदी की ओर धीरे धीरे वो हम बढ़ते जाएंगे। उसको सेक्युलर स्टेग्नेशन कहा है। तो इस सेक्युलर स्टेग्नेशन से बचने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। अब इस थ्योरी का, जो इसने केन्स ने जितनी बातें बताई है, जो मैंने आपको समराइज करके बताई है, इसकी इंपेरिकल स्टडी हुई, और वो इंपेरिकल स्टडी की थी कुजनेट्स ने। कुजनेट्स ने इसकी इंपेरिकल स्टडी की, टाइम सीरीज के डेटा लिए कुजनेट्स ने, और टाइम सीरीज डेटा लेकर 1869 से 1938 इस टाइम पीरियड में यूएसए है वहां के डेटा लिए इसने। और यूएसए में इनकम या जीडीपी, उसमें निरंतर वृद्धि हो रही थी, वहां की जीडीपी में, वहां की नेशनल इनकम में। अगली लाइन बताने से पहले मैं आपको फिर रिवाइज करवा देना चाहता हूँ कि केन्स ने ये कहा था कि जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी एपीसी कम होती जाती है, ये लाइन केन्स की थी। और कुजनेट्स ने जो डेटा लिए यूएसए के एम्पिरिकल स्टडीज के, उसने देखा कि जीडीपी बढ़ रही थी, नेशनल इनकम बढ़ रही थी, लेकिन वहां उपभोग प्रवृत्ति एपीसी कम नहीं हुई और एपीसी में बढ़ने की प्रवृत्ति पाई गई। ये एम्पिरिकल स्टडी कहती है। केन्स ने तो कहा कि एपीसी है वो कम होती जाती है, लेकिन कुजनेट्स ने जो डेटा लिया उसने कहा एपीसी तो कम नहीं होती है, और एपीसी है वो तो इंक्रीज होती है जैसे जैसे इनकम बढ़ी। तो कुजनेट्स ने ये भी पाया कि जो टोटल लॉन्ग रन पीरियड है
उस लॉन्ग रन पीरियड में एपीसी कांस्टेंट रही, शॉर्ट रन पीरियड में एपीसी इंक्रीज होती गई, और लॉन्ग रन का जो पीरियड देखा उसमें एपीसी वो कांस्टेंट है वो उसमें पाती। तो कुजनेट्स के जो डेटा है उसमें कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसका जो अनुमान था उसमें कितनी एमपीसी कितनी आई थी, वो 0.9 एमपीसी। और एम्पिरिकल स्टडीज के बेस पे उसने जो बनाया था वो ये था, ये इनकम है एंड इट इज कंजप्शन। Consumption is 0.9y. Here MPC is 0.9. APC also 0.9. APC भी कांस्टेंट लॉन्ग रन में, और MPC 0.9 रही थी जो उसने डेटा लिए थे। एक बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कुजनेट्स का, ये इसकी MPC रेट क्या थी, 0.9। इन लोग बहुत खर्च कर रहे थे, अपनी इनकम का बहुत बड़ा पार्ट है लोग खर्च कर रहे थे, और इनके साथ साथ आपकी इनकम का जो लेवल था उसके साथ साथ ये चल रही थी। कंजप्शन और इनकम के बीच उसने कहा था अनुपातिक संबंध नहीं है, ये कहता है इनकम और कंजप्शन के बीच अनुपातिक संबंध है, प्रोपोर्शनल रिलेशन है। और लॉन्ग रन में एपीसीओ कांस्टेंट रहती है, याद रखिएगा क्वेश्चन है, लॉन्ग रन में एपीसीओ कांस्टेंट रहती है, इसलिए लॉन्ग रन में हमेशा एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी होती है। अनदर क्वेश्चन, एपीसी और एमपीसी इक्वल रहती है लॉन्ग रन अकॉर्डिंग टू कुजनेट्स, नॉट अकॉर्डिंग टू केन्स। केन्स ने पीछे एमपीसी इज लेस देन एपीसी कहा था, और यहाँ कुजनेट्स ने डेटा लिए, उस डेटा के बेस पे इसने कहा कि एपीसी इज इक्वल टू एमपीसी है। बात ये नहीं होती किसने कहा, बात ये होती है कि उसने क्या रिसर्च करके बोला है। एक तो हम बैठ के कोई थ्योरी दे देते हैं, और एक हम उस थ्योरी को अप्लाई करके देखते हैं। अगर रियल में वो थ्योरी अप्लाई होती है तो वो थ्योरी अच्छी मानी जाती है, लेकिन अगर उस थ्योरी से अपोजिट डेटा निकल आते हैं, इसका मतलब प्रैक्टिकली तो कुछ और चल रहा है, आप कुछ और कह रहे थे, तो आप जो कह रहे थे उस बेस पर मत जाइएगा, जो इंपेरिकल डेटा है उस बेस पर जाइए कि वहां उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है। ये कुजनेट्स ने केन्स को क्रिटिसाइज करके ये नई चीज इसमें दी थी, ठीक है। तो ये थ्योरी है वो एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस का मेन पार्ट है, काफी सारे क्वेश्चंस इसमें निकल के आते हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा। दूसरी कंसेप्ट मैं शुरू करवा देता हूँ, रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन। रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ, रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन में ड्यूजेनबरी की थ्योरी है ये, ड्यूजेनबरी। ड्यूजेनबरी हाइपोथेसिस भी कहा जाता है, रिलेटिव थ्योरी ऑफ कंजप्शन कहा जाता है, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस इसको नाम दिया जाता है। और सिंपल सा देखिए, इस नाम से समझिए कि हमारा कंजप्शन, केन्स ने कहा हमारा कंजप्शन हमारी इनकम पर डिपेंड करता है, ड्यूजेनबरी कहता है हमारा कंजप्शन हमारी इनकम पर डिपेंड नहीं करता, हमारा कंजप्शन दूसरे पर डिपेंड करता है, दूसरे की इनकम उस पर डिपेंड करता है। तो हमारा कंजप्शन दूसरे की इनकम पर डिपेंड करेगा, वो कैसे डिपेंड करेगा उस चीज को हम डिस्कस करेंगे कि कंजप्शन है उसके बहुत सारे निर्धारक है, उनमें से एक व्यक्ति की निरपेक्ष आय की बजाय उसकी सापेक्ष आय बहुत बड़ा निर्धारक तत्व है। आपकी खुद की इनकम चाहे कितनी भी हो, आपको बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको दूसरे की इनकम के अकॉर्डिंग चलने पर मजबूर कर देते हैं। जैसे हम इसमें थोड़ा सा एग्जांपल दें कि आप हमेशा अपनी इनकम को, तो अपनी इनकम को तो आप रखते ही हैं ध्यान में जब कंजप्शन करते हैं, लेकिन वो कंजप्शन करते टाइम, आप खरीदते टाइम, आप शॉपिंग करते टाइम, आप काम करते टाइम, कुछ भी आप कंजप्शन करते हैं उस टाइम आप ये जरूर देखते हैं कि आपके साथ वालों ने क्या कंजप्शन किया है। मैं कंजप्शन का मतलब सिर्फ खाने का नहीं ले रहा, आपके साथ वाले क्या खरीद रहे हैं, क्या कंजप्शन कर रहे हैं, आपके पड़ोसी क्या कंजप्शन कर रहे हैं, आपकी सोसाइटी वाले क्या कंजप्शन कर रहे हैं। तो एक व्यक्ति है, उसकी उसका कंजप्शन उसकी निरपेक्ष आय का फलन नहीं, बल्कि समाज में इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी स्थिति क्या है उस पर डिपेंड करता है। सबकी इनकम अगर इक्वल है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, अगर समाज में सभी व्यक्तियों की आय समान मात्रा में बढ़ती है, ये ध्यान रखिएगा, अगर समान प्रतिशत में सबकी इनकम बढ़ती है और अपनी रिलेटिव इनकम पहले जैसी बनी रहती है, रिलेटिव इनकम वही रहती है फिर, कि सबकी इनकम बढ़ रही है तो रिलेटिव इनकम तो वही रहेगी अपनी, साथ दूसरे के साथ कंपैरिजन करेंगे तो अगर वही रहती है, चाहे आपकी एब्सोल्यूट इनकम बड़ी हो, अगर रिलेटिव इनकम वही रहती है तो आपका कंजप्शन
उसी अकॉर्डिंग चलेगा जिस अकॉर्डिंग पहले चल रहा था। एक व्यक्ति है, उसके उपभोग पर अपनी आय का वही अनुपात खर्च करेगा जो निरपेक्ष रूप से पहले कर रहा था। अगर सबकी इनकम एक साथ बढ़ती है तो एब्सोल्यूट इनकम है, उसमें वृद्धि के बावजूद उसकी एपीसी है वो कांस्टेंट बनी रहती है, यूं की यूं बनी रहती है। अगर सबकी इनकम बढ़ती है, भाई भाई सारे धीरे धीरे अमीर हो रहे हैं और मेरी इनकम भी बढ़ी है, दूसरे की इनकम भी बढ़ी है, तो हम उस पर खर्चा इतना नहीं करते हैं, क्योंकि हम पहले ही अपने खर्चे को दूसरों के अकॉर्डिंग है वो सेट कर चुके थे, और हम अब भी दूसरों के अकॉर्डिंग सेट करेंगे। चाहे मेरी इनकम बढ़ी है तो मैं ये नहीं देखो मेरी इनकम बढ़ी है मैं खर्चा बढ़ा दूं। भाई मैंने खर्चे सारे पहले कर रखे हैं, और जो मेरे को चाहिए वो मैंने परचेज कर रखा है, तो अब जो चल रहा है वो दूसरों के अकॉर्डिंग मैंने उसी तरीके से अपनी इनकम को बांट। कुजनेट्स के हमने देखे वो जो टाइम सीरीज डेटा थे, उनसे भी ये स्पष्ट होता है, जो ये कहता है ड्यूजनबरी कहता है, उससे भी ये स्पष्ट हुआ कि एपीसी वो कांस्टेंट रहती है। कुजनेट्स ने भी कहा एपीसी कांस्टेंट रहती है, और ड्यूजनबरी है वो भी कहता है कि ये कांस्टेंट रहती है। तो ड्यूजनबरी के अकॉर्डिंग हमेशा कम जो आय वाले व्यक्ति है, कम आय वाले व्यक्तियों की आय में वृद्धि के साथ उनका अनुपात है वो बचत में अधिक वृद्धि नहीं होती है, सेविंग में इतनी वृद्धि नहीं होती है। केन्स के को क्रिटिसाइज किया कुजनेट्स ने, कुजनेट्स की बातों को उठाया ड्यूजनबरी ने। कुछ चीजें होती है, आप इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज देखिएगा, कुछ चीजें होती है कि हम अपने कंजप्शन को अपनी इनकम के अकॉर्डिंग कैसे ढाल लेते हैं। ये इनकम का और ये कंजप्शन का, अगर हम यहाँ कंजप्शन कर रहे हैं, हमारी इनकम बढ़ जाती है, और हमारी इनकम बढ़ने से हम कंजप्शन को यहाँ बढ़ाते हैं, लेकिन अगर वो इनकम कंटिन्यू बढ़ती है तो हम अपना कंजप्शन फंक्शन है ना वो अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है, कंटिन्यू बढ़ती है वो, तो अपवर्ड शिफ्ट होता है, कंटिन्यू बढ़ेगी तो। अब इसमें कई इफेक्ट्स आते हैं, वो इफेक्ट्स देखिए कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। एक तो होता है डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट, जिसकी बात हम कर रहे थे ना, वो डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट है, प्रदर्शन प्रभाव, डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट। हम अपनी इनकम का प्रदर्शन करते हैं, इसको ड्यूजनबरी इफेक्ट भी कहा जाता है। ड्यूजनबरी इफेक्ट याद रखिएगा, ड्यूजनबरी इफेक्ट और डेमोस्ट्रेशन इफेक्ट एक ही बात होती है, कई बार क्वेश्चन ने पूछा था ड्यूजनबरी इफेक्ट। तो ड्यूजनबरी इफेक्ट इसको कहा जाता है। ड्यूजनबरी इफेक्ट के अकॉर्डिंग या प्रदर्शन प्रभाव के अकॉर्डिंग एक व्यक्ति जिस समुदाय में रहता है, जिस सोसाइटी में रहता है, उसी सोसाइटी के अकॉर्डिंग अपना खर्चा करता है। उसकी इनकम कितनी है डजेंट मैटर। एक व्यक्ति की इनकम 3,000 रुपए 4,000 रुपए पर मंथ है, और अगर वो गांव में रहता है वो उसी के अकॉर्डिंग खर्चा करता है, लेकिन वही व्यक्ति 4,000 रुपए इनकम वाला व्यक्ति जब शहर में आता है और शहर के लोगों का खान पान, उनकी वेशभूषा, उनके रहने का तरीका देखता है, तो वही जो उसका 4,000 रुपए खर्च हो रहा था गाँव में, वही 4,000 की वजह से उसकी इनकम कितनी है वो उनके अकॉर्डिंग अपने खर्चे को ढालेगा, डेफिनेटली ढालेगा। और सिंपल सी बात है, जिस सोसाइटी में आप रहते हैं उस सोसाइटी के अकॉर्डिंग तो आप खर्चा करेंगे। तो आपका कंजप्शन आपकी इनकम पर कहाँ डिपेंड हुआ? आपका खर्चा आपकी इनकम के बजाय आपके पड़ोसियों की इनकम पे डिपेंड हुआ, दूसरे लोगों की इनकम पे डिपेंड हुआ, जिस सोसाइटी में रहते हैं उनकी इनकम पे डिपेंड हुआ, या जिस सर्कल में रहते हैं उनकी इनकम पे डिपेंड हुआ। ये ड्यूजनबरी इफेक्ट, ये प्रदर्शन प्रभाव होता है। एक और इफेक्ट है जो काफी बार पूछा जाता है, रेचेट इफेक्ट। रेचेट इफेक्ट ड्यूजनबरी की जो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है उसका रेचेट इफेक्ट है। और जो ये चीज व्यक्त करता, मैं एक लाइन में इसको बता दूं कि जब एक व्यक्ति की या एक परिवार की इनकम कम होती है तो उनका कंजप्शन एक्सपेंडिचर बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। इसको रेचेट इफेक्ट कहते हैं। रिपीट, कि जब एक व्यक्ति या एक परिवार की इनकम कम होती है तो कंजप्शन बहुत ज्यादा कम नहीं होता है। ऐसे ये इनकम है, ये कंजप्शन है। आपकी इनकम ये थी, आप कंजप्शन ये कर रहे हैं, ये वाला। आपकी इनकम बढ़ी, आप कंजप्शन ये कर रहे हैं। अब जब आपकी इनकम वापस कम होगी आप यहाँ नहीं आएंगे C1 C2, C2 से वापस C1 नहीं आएंगे, बल्कि रेचेट इफेक्ट के अकॉर्डिंग आप स्लोली अपना कंजप्शन है वो कम कर देते हैं, उतना कम नहीं करते जितना पहले था। ये आपका कंजप्शन फंक्शन है ना, वो ये बन जाएगा नया। अगर आप C2 से वापस C1 पर आ जाते
ये रेचेट इफेक्ट नहीं है। C2 से आप C3 पर गए, मतलब इस लेवल से तो कंजप्शन कम होगा, पहले वाले लेवल, इससे लेवल से तो कम होगा कंजप्शन, लेकिन पहले वाले से ज्यादा होगा। ये रेचेट इफेक्ट है। मैं फिर बता दूं आपको, C1 से आप C2 पर जाते हैं, आपका कंजप्शन बढ़ जाता है, और C2 से वापस C1 पर आना, इट इज नॉट रेचेट इफेक्ट। C2 से C3 पर आना, ये रेचेट इफेक्ट है। C1 कम होगा C2 से, और C3 कम होगा C2 से। C3 भी कम होगा, लेकिन C3 ज्यादा होगा C1 से। ये कम है C2 से, C3 कम है C2 से, लेकिन C3 है वो C1 से ज्यादा है। इनकम बढ़ी, कंजप्शन बढ़ा, इनकम कम हुई, कंजप्शन कम हुआ, बट उतना कम नहीं हुआ जितना पहले कम था। ये रेचेट इफेक्ट है। तो टोटल जो इफेक्ट डालते हैं, दो इफेक्ट मेन है, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट और रेचेट इफेक्ट, और ये दोनों काफी इफेक्ट डालते हैं। और एक चीज और जो आपको ध्यान रखनी है हाइपोथेसिस में, जो आप पढ़ेंगे, कि कंजप्शन फंक्शन लीनियर होता है, लीनियर। कंजप्शन फंक्शन है वो लीनियर होगा, कंजप्शन फंक्शन है वो कर्व नहीं होगा, नॉन लीनियर नहीं होगा। इसके अकॉर्डिंग प्रदर्शन प्रभाव और रेचेट इफेक्ट, अगर हम दोनों का इकट्ठा देखें, तो ये इस बात की व्याख्या करता है कि जितने बजट से रिलेटेड स्टडीज हुई है, वो भी, उनकी भी तुलना करें, तो ये होता है कि ये ज्यादा फ्लैट बन जाता है, ज्यादा फ्लैटर बन जाता है। इनकम कांस्टेंट रहने पर, जब एक कम्युनिटी है, उसकी रिलेटिव इनकम कांस्टेंट रहने पर, कम्युनिटी की अगर आय सभी की एक साथ बढ़ जाती है, तो आय से जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर है उसका अनुपात बहुत ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि सभी की एक साथ बढ़ती है, तो सारे परिवार है उनकी सापेक्ष आय, रिलेटिव इनकम एक जैसी बनी रहती है, तो कंजप्शन वो एक जैसा ही बना रहता है। लेकिन अगर ये बहुत लंबे टाइम तक बनता है, प्रदर्शन प्रभाव के कारण, डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट के कारण, प्रत्येक परिवार है वो आय में वृद्धि के अनुपात में ही अपने कंजप्शन में वृद्धि करता जाता है। तो सारी चीजें इफेक्ट डालती है। मैं ये नहीं कह रहा कि केन्स की थ्योरी गलत है, एब्सोल्यूट इनकम इफेक्ट नहीं डालती है। डेफिनेटली प्रैक्टिकली देखें हम, तो एब्सोल्यूट इनकम ही इफेक्ट डालती है। आप डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट कब तक आप पर हावी हो जाएगा? जब तक आपकी जेब में पैसे हैं। जिस दिन पैसे खत्म, उस दिन डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट खत्म। प्रदर्शन कब तक कर लेंगे आप? रियलिटी तो ये है ना, कि आप प्रदर्शन कब तक कर लेंगे? जब तक आपके पास पैसा है, जब तक आपको उधार मिलता है। उधार मिलना बंद, पैसा बंद, आपका डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट खत्म हो जाता है। दोनों को अगर हम कंपैरिजन करें, एब्सोल्यूट को और रिलेटिव को, तो दोनों को कंपैरिजन करें, दोनों थ्योरी अपनी अपनी जगह सही है। हम डेमोन्स्ट्रेशन इफेक्ट में भी जाते हैं, हम रेचेट इफेक्ट भी अप्लाई करते होते हैं, और हम एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस वो भी अप्लाई करते होते हैं। दोनों थ्योरीज की अपनी अपनी रेलेवेंस है, अपनी अपनी जगह दोनों थ्योरी ठीक है। तो दोनों थ्योरीज को आप अच्छे से पढ़िएगा, इनके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, एपीसी, एमपीसी, कर्व का, और वो सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से पढ़िएगा। तो ये आपके पास दो हाइपोथेसिस जिनको हमने डिस्कस किया है, और नेक्स्ट डे हम दो और हाइपोथेसिस उनको डिस्कस करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस है आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, उसमें जरूर कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा, और दोनों थ्योरीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा।